हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया ये चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसमें शुरुआत हमने की थी डेमेट्रियस के एक सिद्धांत से, जिसने कहा था कि द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। उसके बाद आया आपका ये डाल्टन्स। तो डाल्टन के वो जो 3 पॉइंट्स है वो आपको याद रखने मैंने कल बताए थे। ये 3 पॉइंट्स शायद पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। फिर आता है आपका जे थॉमसन, जिसने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता लगाया कि देर आर सम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। और उसके बाद हमने देखा था रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ये सारे बेसिक जो पार्ट्स थे वो हमने देख लिए थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, रुदरफोर्ड मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे मैंने कल बताया था कि वो जो है वो एग्जैक्ट रेडियस को नहीं बता पा रहा था कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी रेडियस कितनी है, ये वो नहीं बता पाया। फिर दूसरा एक है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, आई मीन एक्सेलरेटेड है वो मूव हो रहा है, if there is acceleration of charge particle then that charge particle will radiate some electromagnetic energy। बट ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया इन केस ऑफ एटम्स। एटम्स जो एनर्जी रेडिएट करते हैं, यस, ऐसा नहीं है कि एटम में से एनर्जी बाहर ही नहीं आ रही है। एटम्स में से जो एनर्जी बाहर आ रही है तो वो एनर्जी एक कांस्टेंट एनर्जी है, और यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इट शुड बी ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो वो हमें मिल नहीं रहा था। और इसका जस्टिफिकेशन जो था वो आपके रुदरफोर्ड के पास था नहीं। तो इसीलिए, बट मैंने एक कल बात कही थी, वो ये थी कि भले ही ये मॉडल एग्जैक्ट मॉडल नहीं है बट इट हैज़ सेट सम बेंचमार्क, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो करेक्ट थी। तो फिर इसको करेक्ट करने के लिए, इसमें और ज़्यादा एडिशंस करने के लिए आपके बोहर जो है वो सामने आए, और उन्होंने कहा कि यस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। और फिर उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स सामने रखे। बोहर्स के 3 पोस्टुलेट जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकता है, राइट, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये पोस्टुलेट्स जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला जो पोस्टुलेट्स है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड फॉर देयर रिवोल्यूशन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस केस देयर हैज़ टू बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहाँ से आएगा? सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये उसका पहला पोस्टुलेट था। दूसरा जो पोस्टुलेट है उसका वो ये था कि आपने रेडियस के बारे में कुछ नहीं कहा था, आपने यानी कि इसने रुदरफोर्ड ने। बट यहाँ पे बोहर्स जो है वो ये कहता है कि देर आर फिक्स्ड रेडियस, यानी ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड है कि इलेक्ट्रॉन एक तो ये ऑर्बिट में रहेगा या फिर ये उसके ऊपर की ये है, बीच में नहीं रहेगा, यानी वो जो रेडियस है ऑर्बिट्स की वो फिक्स्ड थी। तो ये जो रेडियस है ये कौन सी रेडियस है? तो बोहर्स ने ये कहा था कि ये जो रेडियस है, these are the radius in which electron will revolve only in those orbits in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। मतलब क्या? अच्छा ठीक है, अब हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, दैट इज mv/r। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, and this should be integral multiple of h upon 2 pi। ये था उसका सेकंड पोस्टुलेट कि यस, तो वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए थी, पर बोहर ये कहता है ठीक है वो बराबर पॉइंट है, बट अगर इलेक्ट्रॉन की रेडियस ये रही तो उसे किसी भी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूँ,
अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो क्या कहती हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इट शुड एमिट सम एनर्जी, पर बोहर ने ये कहा कि अगर वो इन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहा है सो देयर इज़ नो नीड टू रेडिएट एनर्जी। जस्टिफिकेशन बोहर ने नहीं दिया। इसका कारण जो बाद में सामने आया वो डी ब्रॉगली ने दिया है। डी ब्रॉगली जो हमने पिछले चैप्टर में कवर किया है, यस, उसी कंसेप्ट को वेव नेचर ऑफ पार्टिकल उसको हम कंसिडर करने वाले हैं। तो इसका जो जस्टिफिकेशन है ये बोहर नहीं दे पाया। 10 साल बाद इसका जस्टिफिकेशन दिया किसने? डी ब्रॉगली ने। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से डी ब्रॉगली बोहर का ही स्टूडेंट था और ये 10 साल बाद बट उसने ये जस्टिफिकेशन सामने रखा। हाँ जी। सो MVR इज इक्वल टू NH/2π, यानी इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा h/2π का। जस्टिफिकेशन फिर से बता रहा हूँ, बोहर ने मुझे नहीं पता बट ये कंडीशंस क्लियर है, इसी कंडीशन के अनुसार वो काम करेगा। व्हाट इज दिस n? n इज, आपको पता होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट वगैरह वगैरह। सो दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो दैट इज योर n। h आपको पता है, 2π आपको पता है, ठीक है। दिस वाज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देन वी हैव थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और वो ये कहता है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, और मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इस ऑर्बिट में है और इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने ये ऑर्बिट में जंप कर ली, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, किसी प्रकार से, किसी कारण की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई है। तो एनर्जी अगर कम होती है तो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करेगा। कम हुई नहीं है, देयर आर सम बेसिकली फेनामेना इन विच दिस थिंग्स हैपन। तो इसके पास यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, सो देयर इज़ एनर्जी डिफरेंस। तो ये जो एक्सेस एनर्जी है दैट इज एमिटेड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। द एक्सेस एनर्जी इज एमिटेड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलो या फोटोन बोलो। एनर्जी रहेगी, फोटोन की एनर्जी रहती है h/nu। सो ये था उसका थर्ड पोस्टुलेट, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट। सो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, द एक्सेस एनर्जी इज एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर फोटॉन्स। ये था आपका थर्ड पोस्टुलेट। और अब आगे का एनालिसिस शुरू हो जाता है। तो ये 3 पोस्टुलेट्स आपको आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं अगर तीनों पॉइंट्स आप करेक्टली लिखते हो। लेट मी सी, कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें। ठीक है। इट एमिट्स द फोटोन इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जीज, यानी ये देखो इसकी एनर्जी अगर मान लो ये E2 एनर्जी है और ये E1 एनर्जी है, देन एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज E2 माइनस E1, ये उसका कहना था। तो डायग्राम की पोस्टुलेट्स के लिए डायग्राम की इतनी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए हैं उसी प्रकार से आप ये पोस्टुलेट्स लिख सकते हो। यहाँ पे डायग्राम मैंने बस आपके लिए बताई है। ये इक्वेशन शायद उन्होंने वहाँ पे लिखा नहीं है, तो अगर आप ये इक्वेशन वहाँ पे लिखोगे व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो ये ऐसा इक्वेशन आप लिखोगे तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या आपको कहना है, इसलिए वो पढ़ते नहीं बैठेगा। ये ऐसे इक्वेशन जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है आपके आंसर में आप इस तरह के इक्वेशंस लिखा करो, ठीक है। ये इक्वेशन आप लिखो आपके आंसर में, ठीक है। सो ये हो गया आपका बोहर्स मॉडल का इंट्रोडक्शन। आगे फिर बहुत सारी चीज़ें इसके बाद सामने आ रही हैं, उसे हम ज़रा फटाफट देख लेते हैं कि क्या है वो। तो पहले तो उन्होंने डिराइव की है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसे डिराइव किया उसे पहले देख लेते हैं। तो जो पहला पोस्टुलेट था, पहला नहीं दूसरा पोस्टुलेट था, वो क्या था कि एंगुलर मोमेंटम is equal to NH/2π, where m is mass of electron, v is speed of electron, r is the radius of the orbit, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि v इज इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू NH/2π m
आर, ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और दूसरा जो है ये एक एक्सप्रेशन मुझे मिल गया अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट है कि जो उसका पहला पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो कैसे हम लिख सकते हैं वो देखो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी mv² बाय r, दिस इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये हो जाएगा 1/4πε0 ZE इंटू E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये Z क्या है? Z इज एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब उसकी ये हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक जनरल कोई भी एटम है, तो ये आपका अगर न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर Z है, यानी यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? Z इंटू ई। सो फर्स्ट चार्ज इज Z इंटू ई, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो उसकी वजह से ये Z यहाँ पे आ रहा है। सो Z इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है पिछले सिलेबस में ये Z वाली टर्म बिल्कुल नहीं थी, इस साल उन्होंने Z वाली टर्म भी ऐड कर दी है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये Z इंटू ई दैट बिकम ZE²। सो mv² बाय r इज़ 1/4πε0, और मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? ZE² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये यहाँ पे ये जो r है, ये r यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, सो सिर्फ v² मुझे चाहिए। तो v² इज़ 1/4πε0 ZE² अपॉन m इंटू आर। ये हो गया v²। अब ये देखो, क्या मैं इससे v² बना सकता हूँ? सो अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरा v² यहाँ पे कितना है देखो, तो यहाँ पे v² इज इक्वल टू n² h² 4π² m² r²। ठीक है, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस ये जो इक्वेशन हमें यहाँ से मिला, तो उसमें जो v वाला एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है, तो उसको मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये v² इज इक्वल टू n² h² 4π² m² r²। ये भी v² है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को, let it be equation 1 and this is equation 2. if we equate these two equations, क्या मिलेगा हमें? देखते हैं ज़रा। सो मुझे यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय mr इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय mr इज इक्वल टू n² h² 4π² m² r²। ठीक है, यहाँ पे ये 4π ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये 4 और एक π यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m यहाँ पे कैंसिल, एक m एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे डिराइव करनी है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो रेडियस एक ही r यहाँ पे बच रहा है, इस r को मैं डायरेक्टली इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। सो ये r जो है मैं इधर लिख रहा हूँ। सो r इज इक्वल टू, अब देखो क्या क्या यहाँ पे मुझे मिल सकता है। r इधर आ जाएगा, बाकी ये ε0 उधर जाएगा। सो ε0 n² h² यहाँ पे π ZE² ε0 n² h² डिवाइडेड बाय π ZE² m, ये m यहाँ पे बच रहा है। सो इतना सारा एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेट मी चेक आपके बुक में क्या दिया है। आपके बुक में दिया है r इज इक्वल टू n² h² ε0 डिवाइडेड बाय π m ZE²। करेक्ट। तो देखो, सो अब
ये एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है रेडियस के लिए। और इस एक्सप्रेशन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फॉर अ गिवन ऑर्बिट नहीं, एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, एच ये भी कांस्टेंट है, पाई जेड एटॉमिक नंबर ऑफ that particular element, that is also constant, charge on electron is constant, and m mass of electron is also constant। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि r is directly proportional to n square। very very important conclusion। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक। शायद ये जो मैंने यहाँ पे किया है, हाँ थोड़ा बहुत दिखा है उन्होंने, तो ये आप कर लो। अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप लिख सकते हो, जो भी आप चाहो। लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे जगह मिलेगी शायद से थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने अभी तक क्या किया, मैंने यहाँ पे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को डिराइव किया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है जो भी ये चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। मुझे चाहिए वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी v। अब देखो वेलोसिटी के लिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, ये वाला v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। r की जगह पे देखो, ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं r लिख रहा हूँ। सो v इज इक्वल टू एन एच 2πm। अब देखो r ये 1/r है, सो 1/r की जगह पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई जेड ई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये n ये h ये n h कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक n और एक h बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पाई पाई कैंसिल हो रहा है, ये m यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। सो देखते हैं व्हाट वी आर गेटिंग इज v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इतना ही बचा है यहाँ पे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n h। ये एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है फॉर द वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो जैसे यहाँ पे ये कंक्लूजन हमें मिल रहा था, वैसे यहाँ पे एक और कंक्लूजन हमें मिलता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एटम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इफ ऑल दीज आर कांस्टेंट दैट मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट, यानी जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एक कंक्लूजन, और ये दूसरा कंक्लूजन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन भी आपको आ सकते हैं। हालांकि जब मैं आपकी टेक्स्ट बुक देखता हूँ तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्टली उन्होंने डिराइव करके दे दिया है, बट कैसे डिराइव किया ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब लिखा है। तो उन्होंने बस इस इक्वेशन का रेफरेंस दिया है कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस, बट इस इक्वेशन में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये r का जो एक्सप्रेशन है वो उसे हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और जिसके बाद हमें वेलोसिटी मिल रही है। बोथ दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं आपकी एग्जाम्स में। सो ये था इक्वेशन 15.5 वेलोसिटी के लिए एंड 15.4 आपकी रेडियस के लिए फ्रॉम पेज नंबर 327। ओके, अब उन्होंने क्या किया है बताऊं क्या, उन्होंने ना यहाँ पे ये इस एक्सप्रेशन में क्या किया है, दे हैव पुट n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 यानी दे आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए, और बाकी सारे जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू क्या है, m की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू क्या है, ये सब आपको पता है। सो फ्रॉम दिस दे हैव डिराइव्ड n इज इक्वल टू 1 लिया है उन्होंने यहाँ पे। सो दे हैव डिराइव्ड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और वो उनको मिल रही है 0.053 नैनोमीटर।
radius of first orbit of hydrogen, they're getting equal to 0.053 नैनोमीटर। तो ये था पूरा एनालिसिस फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट ओनली। दो चीज़ें हमने यहाँ पे ढूंढ ली हैं और उनकी जो प्रोपोर्शनलिटी है ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो भी हमने देख ली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो ये भी आप लिख सकते हो, लिखना ज़रूरी है ताकि कहाँ से क्या आया ये उस वक्त आपको अगर नहीं समझा तो आप इस तरह से ही कर सकते हो एग्ज़ाम के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका दैट इज़ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी देखनी है कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी है, ये पर्टिकुलर हमें देखना है क्योंकि उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ना 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो रेडियस वाला, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। दूसरा है वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी इज़ क्या देखा था हमने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा ये है एनर्जी वाला जो कि हम अभी डिराइव करेंगे, टाइम मिलता है तो, बट शुरुआत कर लेते हैं एनर्जी के लिए। तो फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, एक मिनट, मैं पहले नाम के रेडियस का एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मुझे ये लगेगा एक स्टेप में। सो एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस r is equal to n square h square epsilon naught divided by pi m z e square. This is the expression for radius of orbit of electron। ठीक है, अब ये क्यों चाहिए मुझे ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब मुझे करनी है एनर्जी को डिराइव करना है मुझे। तो पहले तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक याद होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने देखा था कि इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 Q2 देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सो यहाँ पे मेरे पास एक न्यूक्लियस है ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज है E और यहाँ पे चार्ज है ZE। तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी रहेगी, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E Q1 Q2 अपॉन R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सो पोटेंशियल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। चलो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बस उसमें मैंने चार्ज Q1 एंड Q2 की वैल्यू डाल दी है। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी मुझे डिराइव करनी है क्योंकि हमें पता है कि वो तो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। सो दिस इज सिमिलर टू ये जो हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ग्रेविटेशन, आपको ये टॉपिक शायद 11th में था। तो ये जो ग्रेविटेशन है उसमें हमने देखा था कि देयर इज़ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी फॉर अस गिवन सैटेलाइट। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो हमने डिराइव कर ली है इलेक्ट्रॉन की, अब हमें डिराइव करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर हमें डिराइव करनी है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स। तो बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, वो ये कहता है कि the centripetal force mv square upon r is provided by electrostatic force of attraction 1/4 pi epsilon naught ze into E upon r square, and that's why ये एक r कैंसिल हो रहा है और मुझे यहाँ पे मिलता है mv square is equal to ze square divided by 4 pi epsilon naught r। मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर यानी मैं दोनों तरफ हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गई। सो काइनेटिक एनर्जी इज
Ze² डिवाइडेड बाय 8πε0r। एक और चीज़ है यहाँ पे, और वो ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो मुझे मिली ये पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। एक चार्ज उसमें नेगेटिव है और एक चार्ज उसमें नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी यहाँ पे नेगेटिव रहेगी। सो योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव हियर। तो ये मुझे मिली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मुझे मिली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? सो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ ध्यान दो, Ze² माइनस Ze² अपॉन 4πε0r। सो माइनस Ze² डिवाइडेड बाय 4πε0r। और आपकी काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको पता होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज Ze² डिवाइडेड बाय 8πε0r। हाँ जी, तो अभी एलसीएम ले लेते हैं, वो रहेगा 8πε0r और ये माइनस Ze² और ये हो जाएगा प्लस 2Ze²। तो आपकी जो टोटल एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, सो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस Ze²। ये 2 है, ये Z है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं बट ठीक है, अब ठीक है। सो ये भी Z है, ये भी Z है और ये बस ये 2 है। मुझे जो एनर्जी मिल रही है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 8πε0r। सो दिस इज योर टोटल। अरे यार दिख नहीं रहा है, एक मिनट। मैं एक काम करता हूँ, वो एक्सप्रेशन जो है ना, जो इधर लिखा, फिर से लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी इज माइनस Ze² डिवाइडेड बाय 8πε0r। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्यों लिखा, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये r वाला टर्म है, तो मुझे यहाँ पे इस r की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन पूरा लिखना पड़ेगा। तो वो कर लेते ताकि हमें कंप्लीट एक्सप्रेशन मिले टोटल एनर्जी के लिए। तो वो देखो, टोटल एनर्जी जो मुझे मिल रही है माइनस Ze² डिवाइडेड बाय 8πε0। ये 1/r है, तो 1/r यानी ये मुझे मिलेगा πmze² डिवाइडेड बाय, आई होप ये विजिबल है आपको, डिवाइडेड बाय n² h²ε0। तो टोटल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है पाई कैंसिल हो जाएगा और कुछ है कैंसिल होने लायक, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो Ze²। सो ये मुझे मिलता है माइनस m Z² e⁴ Z² e⁴ 8 n²h²ε0²। लेट मी चेक कि मैंने बराबर डिराइव किया है या नहीं। बराबर है। तो अब ये जो टोटल एनर्जी है ये हमें मिल रही है निगेटिव, और इस निगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है, आपको याद होगा ग्रेविटेशन में जब हमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट डिराइव कर ली थी तो बाइंडिंग एनर्जी भी निगेटिव थी, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव रहती है। तो जो टोटल एनर्जी हमने सैटेलाइट की डिराइव कर ली थी तो उसमें हमें मिली थी टोटल एनर्जी निगेटिव। तो निगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब ये होता है कि द सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ, और उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज आल्सो बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ के जाना है न्यूक्लियस को तो उसे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बस ये निगेटिव नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो टोटल एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स, दैट इज टू बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री फ्रॉम द एटम, और फिर वो एटम जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। सो यही है बाइंडिंग एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन मैंने डिराइव करके दिया है, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो इस बोर्ड पे,
ये मुझे आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं दिखा। जी हाँ, मेरे ख्याल से मैं आपको बता सकता हूँ, आई हैव डिराइव्ड इक्वेशन 15.7 पेज नंबर 328, और यहाँ पे कहीं पर भी डेरिवेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये डेरिवेशन पिछले बुक में था, पिछले सिलेबस में था और बहुत अच्छी तरीके से दिया था, आपकी बुक में कुछ है ही नहीं। तो ये पूरा डेरिवेशन आप मैं एक सजेशन दे देता हूँ कि आप लिख लो, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगी कि एनर्जी हमने कहाँ से डिराइव कर ली है। ये था आज के लिए डिस्कशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्रेशन अच्छे से याद रखना है, इसके बाद हमें आगे का डिस्कशन करना है नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो हम करेंगे बाद में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, डेरिवेशन अच्छे से समझ लो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अभी के लिए बस इतना ही। ओके।